नमस्कार, मैं किरण मोजाड, असिस्टेंट टीचर इन इंडिया टिक्स एकेडमी। आज से हमने पॉडकास्ट इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट की है अपने एकेडमी में। आज के हमारे मेहमान हैं सुनीता चित्रा मैडम। नमस्कार। मैम का एजुकेशन एमए हिंदी में और उसके बाद उन्होंने बीएड किया है पुणे यूनिवर्सिटी से। उन्होंने कई हिंदी डॉक्यूमेंट्री को अपना वॉइस दिया है। उसके साथ उनका रहने का स्टाइल, मतलब वो जिस तरह से हैप्पी रहती है, वो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा है वो आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो मैडम जी, पहले तो नमस्कार आपका हमारे इस इंडिया टिक्स एकेडमी में। आज से हमने अपना पॉडकास्ट का इंटरव्यू का सीरीज स्टार्ट किया है। इसकी शुरुआत आज हम आपसे करने वाली है। ठीक है, पहले तो हमारे जो टीम मेंबर, जो इंडिया टिक्स के टीम मेंबर भी हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी उनका भी कोई सवाल होगा वो आपसे पूछेंगे। जरूर। ठीक है, पहले तो आप आपके बारे में कुछ बताइए। आपका जो हैप्पीनेस है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो हमें मोटिवेट कर सके, हमारे जो कोई डाउट होंगे वो क्लियर कर सके, उसके बारे में पहले आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा। बिल्कुल, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं इंडिया टिक्स एकेडमी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने वक्त निकाला और मुझे ये मौका दिया। ठीक है, और मोटिवेशन के रूप में मैं आपको एक कहूँगी कि हमेशा खुश रहने का ये राज है कि हर चीज़ को आप पॉजिटिवली ले सकते हैं। और इसके पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं मिसेस सुनीता चित्रा, मैं एमए बीएड हूँ और एक हिंदी एजुकेटर हूँ। मैंने काफ़ी साल तक एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब की है और अब मेरा अपना एक चैनल है जिस पे मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ। अब आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ा है मैडम जी? मैंने 1st to 4th को हिंदी में गाइड किया है। 1st to 4th को ही मैंने पढ़ाया है, वहाँ मैं एचओडी भी रह चुकी हूँ। हाँ जी। इसका मतलब आपको हिंदी के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज होगा जी। ठीक है, उसके बाद आपने कई चैनल को, आपने डॉक्यूमेंट्री को अपने वॉइस ओवर किया है, वो कहाँ भी सिखाया आपने मैडम? हाँ जी, उसका कैसा एक्सपीरियंस है? हाँ जी, जब मैंने हिंदी समाचार में अपनी आवाज़ दी थी तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद में मैंने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को भी आवाज़ दी है और साथ में मैं मोटिवेशन का भी काम करती हूँ, बच्चों को मोटिवेट करती हूँ स्टोरीज़ के ज़रिए, या भी जो भी बच्चों की कुछ क्वेरीज होती है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अभी फिलहाल तो जो हमारे छोटे बच्चे 1st से 5 स्टैंडर्ड थे या उससे भी बड़े बच्चे, ज्यादातर घर में कैसे बिहेवियर करने का वो बच्चों को ज्यादातर पता नहीं, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों भी काम में व्यस्त रहते हैं। उनकी वजह से उनकी तरफ उन बच्चों पर संस्कार नहीं हो रहे। तो उसके बारे में आज आप कुछ कह सकती हैं? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में बताऊंगी और मैं आपके ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि बच्चे जो होते हैं वो आपके कहने से नहीं सीखते। आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप जो करते हैं वो आपके बच्चे देखते हैं। आप बच्चों को कहोगे कि ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और उनके सामने ही आप झूठ बोल रहे हो, तो बच्चा क्या सीख रहा है? तो इससे आप ये ध्यान दीजिए कि आपके बोलने से कोई बच्चा नहीं सुधरता। आपको देख देख के आप जो कर रहे हो उससे बच्चे सीखते हैं, तो आप जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। तो ये सारा आप ही को करना है, बच्चा क्या सीख रहा है वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, वैसे तो हमारे टीम में तो डिफरेंट एज के मेंबर है आज। ठीक है, उनके कुछ सवाल होंगे। हाँ जी, तो आप देखेंगे। हाँ। पहले अनिल जी, आपका कुछ सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। घर में कैसे स्कूल में कैसे हैंडल करते हो, और हमें घर में जो बच्चों को कुछ एक्टिविटी करना है तो वो क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। आप सभी के लिए मैं गाइड करूंगी आप सभी को कि देखिए, जब बच्चा 1 या 2 घर में होता है तो आप क्या करते हो, पूरा फोकस उसी पे करते हो, बच्चे पे। ये नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब बच्चों को आप बिल्कुल ऐसे इसमें रखते हो, बिल्कुल उन्हें बढ़ने नहीं देते। जैसे हम जब क्लास में सिखाते हैं, हम 40 बच्चों को भी सिखाते हैं तो वो ग्रुप के रूप में होते हैं। सारे बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन में रहते हैं और वो उसी तरह से सीखते हैं। घर में उन्हें पता है कि अगर मैंने कुछ गलती की तो मम्मी का पूरा फोकस मुझ पे है, वो मुझे डांटेगी, तो वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। उनको थोड़ा खुला छोड़ो, उनके अंदर अलग, भगवान ने अलग क्वालिटीज दी हैं, तो
तो उनको आप अपने हिसाब से मत ढालो, उनको जो उनकी जो क्वालिटीज है उनको निखरने दो। तो हम भी क्लास में ऐसा करते हैं, कोई बच्चा हमें दिखता है कि वो अच्छा बोलता है तो हम उसके स्टेज पे जाके उससे स्टोरीज वगैरह सुनवाते हैं। तो इस तरह से हम सारी चीजें क्लास में जो होती है उस तरह से हर एक बच्चे को मॉनिटर करके उस रूप में करते हैं। आप इसने 40 बच्चों का हैंडल करते, लेकिन हमने सपोज बच्चों को खुला छोड़ दिया, हाँ। वो ज्यादातर शरारतें करते क्यों हैं, उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होगा, उनको लगा। इस तरह से ज्यादातर माता पिताजी क्या करते हैं, उनको दबा के रखते हैं, ये मत करो वो मत करो। उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चों को हम कैसे समझाते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि यहाँ मत जाना, ये तुझे चटका लग जाएगा, ठीक है। तो वो बच्चे को सिर्फ इतना पता है कि मम्मी ने बोला कि यहाँ चटका लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप उसको तर्क के साथ बताइए। हर चीज को अगर आप तर्क के साथ बच्चों को बताओगे ना तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। जैसे बताओ कि अगर तूने हाथ जलाया ना, हाथ अगर आग में डाला तो तेरा हाथ जल जाएगा, तो वो बच्चा फिर वहां नहीं जाएगा। अगर आप कहेंगे वहां नहीं जाना वहां नहीं जाना, सिर्फ इतना बोलोगे तो उसे लगेगा हर चीज को पेरेंट्स मना करते। तो आपको वो भी मतलब उसको बच्चे को तर्क के साथ सिखाओ। और हमेशा जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं हमेशा मोबाइल देते हैं बच्चों को कि भाई तुम अपना इसी में ध्यान दो मोबाइल में, और वो अपना काम करते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। अपना क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ में दो। जब बच्चे आपके पास बैठे हैं तो उन्हें बैठकर समझाओ। एक तो बुक रीडिंग करवाओ, उनके साथ में बैठे उन्हें गाइड करो कि किस तरह से पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ें। अब जैसे आप अभी आपके एक स्टूडेंट ने हमसे बात की कि भाई बच्चों को कैसे एक्टिविटी दे, इसके ऊपर मैं बात करूंगी कि बच्चों को जब 3rd 4th में हो जाते हैं बच्चे तो उन्हें सेल्फ स्टडी की आदत करवाओ। उनको ये कहो कि टीचर ने जो सिखाया है तुम आधा घंटा बैठो, तुम्हारा जो होमवर्क है उसको रिवाइज करो और आप सिर्फ मॉनिटर करो। ये नहीं कि उसके साथ में जाके बैठो, आप अपना काम करो लेकिन आपका ध्यान रहे कि बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बच्चे को ऐसी आदत लग जाएगी। उसके बाद में वो बच्चे से पूछो कि तूने कितना पढ़ा है। जैसे कोई डिक्टेशन वर्ड्स है तो आप बच्चों को बोल सकते हो कि भाई मैं तुझसे अभी इसकी स्पेलिंग्स पूछूंगा, आधे घंटे उसको टाइम दो और उसके बाद में आप पूछो। तो उसको अकेला बैठ के पढ़ने की ये दो, हाँ मतलब थोड़ी उसको परमिशन दो। और दूसरी बात बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगी, जो छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी की आदत करो। देखो आज के ज़माने में इतनी महंगाई है कि दोनों पेरेंट्स को जॉब करनी पड़ती है। उसमें अगर बच्चे आप लोग बच्चों अगर सब टाइम मम्मी बैठेगी तो ही मैं पढ़ूंगी, पापा बैठेंगे तो ही मैं पढ़ूंगी, तो ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि जो भी टीचर ने होमवर्क दिया है उससे 1 घंटा बैठ के खुद सेल्फ स्टडी की आदत डलवाओ। खुद प्रिपेयर करो कि मम्मी को सिर्फ इतना बताओ, मम्मी आज मुझे होमवर्क मिला 10 डिक्टेशन वर्ड्स है, आप उसको लर्न करो। उसके बाद में मम्मी को बोलो मेरे लर्न हो गए हैं, उतनी देर में मम्मी अपना काम करेगी। मतलब मम्मी भी काम करे आप भी काम करो। 24 घंटे मम्मी आपके पास बैठ के कराए ये नहीं, थोड़ा थोड़ा आप भी इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है। अभी मैडम, अभी दक्षता मैडम का एक सवाल है जी, वो आपसे कुछ पूछना चाहती है। ये लो दक्षता मैडम। हेलो मैम। हेलो। हमने सुना है आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो हाँ जी। और मैंने आपका स्पीच सुना भी है मैम। मैं हाँ। आपको यूट्यूब पे भी फॉलो करती हूँ, आपका प्रोफेशनल करियर लाइफ बहुत सुना है आपके बारे में। तो मुझे ये जानना है कि आप सबको मोटिवेट करते हैं, तो आपको क्या मोटिवेट करता है, आपको क्या प्रेरणा देता है? ओके, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगी कि देखिए मोटिवेशन अगर आप रोज पढ़ते हैं तो ठीक है उससे मोटिवेट रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा मोटिवेट रहने के लिए मोटिवेशन सुनने की भी जरूरत नहीं है। हमेशा एक बात याद रखो बच्चों कि जब लाइफ बहुत सुंदर है उसको हम कैसे देखते हैं ये हम पर आधारित है। और जब तुम कहते हो कि नहीं मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है या मैम मैं मुझे तो ये चीज़ नहीं मिली लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। कोई दुख भी अगर लाइफ में आता है वो भी टेम्पररी है, सुख भी टेम्पररी है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को तुम सोचकर परेशान नहीं हो। अगर दुख है तो भी वो निकल जाएगा, सुख है तो भी वो चला जाएगा। तो लाइफ जैसी आती है वैसे लो, ठीक है। थैंक यू मैम। जैसे कि मैम आपने बोला लाइफ जैसी आती है वैसी चलने दो। हाँ जो टाइम है वो जाएगा। हाँ लेकिन कुछ लोगों को है ना वो टाइम है ना वो संभाल लेने जाता था। हाँ उस समय में लोग क्या करते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ गलत सोचते हैं, उससे उनकी लाइफ ज्यादा डिस्टर्ब होती है। हाँ। एक्चुअल मतलब हम लाइफ तो वो सिचुएशन जान देंगे, वो बैड पैच हो हम जाने देंगे, लेकिन उस समय में कैसे रहना चाहिए। हाँ देखो दुख सुख तो लगे रहते हैं लाइफ में, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज का जैसे मैं बड़े दुख हो
तो भी ठीक है, अगर छोटे दुख हो तो भी ठीक है। उसमें अगर आपको पूरा टाइम उसी चीज में नहीं रहना, अगर आपको किसी भी चीज का अगर आपको दुख हुआ है तो पूरा टाइम आप अपने मन में वही धारणा कि शायद मेरी वजह से हुआ, या शायद क्यों ऐसे इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, या मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, हर एक की लाइफ में होता है। लेकिन तुम्हें इसमें से निकलना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो तुम उसी में अपने सारे दिन डाल रहे हो। जैसे काली रात होती है तो दिन निकलता है, तो उसको अपनी काली रात बना के मत रखो, उसमें से निकलो, क्योंकि दिन निकलेगा। नियति का भी नियम है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन है, तो दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। तुमको अपने आप को समझाना है। जिस दिन तुम समझ गए कि ये टेम्पररी है, किसी चीज का भी दुख है, तो ये दुख थोड़े दिन के बाद में ना कम होता जाता है। जैसे आज तुम्हें अगर कोई चीज नहीं मिली, तुम्हें उसका दुख आज बहुत ज्यादा है, कुछ दिन के बाद वो जो दुख होगा बहुत धुंधला हो चुका होगा। टाइम बहुत अच्छी मेडिसिन है, थोड़ा सा वक्त दो चीजों को, सारी चीजों से तुम बाहर निकल आओगे। और कोई भी चीज में ये मत सोचो कि पूरा दोष तुम्हारा है, कुछ नहीं। कई बार कोई चीजें ऐसी होनी होती है, और अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आ जाती है तो उसमें से निकलने की तैयारी करो। कैसे निकल सकते हो? जितना जल्दी निकल सको। एक तुमको एग्जांपल देती हूँ। अगर तुमने कोई डिसीजन अपना लाइफ में गलत ले लिया, जैसे सपोज तुमने अपना कोई जैसे डिग्री में तुमने एडमिशन ले लिया और तुम्हें लगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिसीजन अपने वापस ले लो। ऐसा नहीं है कि तुम एक एक दो दो साल निकल गए, उसके बाद भी तुम सोच रहे हो क्या करूं, मैं नहीं कर पा रही हूँ इसमें। तो इसमें तुम्हें जितना ज्यादा दूर तक जाओगे तुम्हारा वापस आना उतना मुश्किल है। तुम ऐसे समझो कि अगर तुम गलत ट्रेन में बैठ गए हो तो अगले स्टॉप पे उतर जाओगे तो अपने स्टॉप पे जल्दी आ जाओगे। लेकिन अगर तुम आगे जाए जा रहे हो कि नहीं, सोचे जा रहे हो कि नहीं ये गलत हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, बढ़ते जा रहे हो, तो जितना दूर जाओगे उतना तुमको आना मुश्किल हो जाएगा। गलत डिसीजन हुआ लाइफ में, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है, लेकिन तुरंत अपने डिसीजन को ठीक करो, ठीक है। चलिए। मैम आपने जैसे बोला कि सपोज हमने किसी एजुकेशन भी गलत चूज कर, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा पता चलता है कि उनका फाइनल ईयर या फाइनल एग्जाम आ गए तभी पता चलता है कि हमारा डिसीजन गलत हो। हाँ। उस टाइम में तो आप इतना तो बैक नहीं आ सकते, तो उसको चैलेंज स्वीकार करके उसको आगे हाँ। चला तो बिल्कुल बिल्कुल। इससे मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि देखो, लाइफ में जो भी डिसीजन लो, वो चाहे ए लो चाहे बी, चाहे मैंने ये लिया चाहे ये लिया, बीए लिया या बीकॉम लिया, जो भी डिसीजन मैंने लाइफ में लिए, तो उसमें आपको ये सोचना है, उसमें कुछ प्रोज और कॉन्स तो पक्का होंगे। जैसे अगर सपोज आपने आर्ट्स लिया या आपने साइंस लिया, तो आपको लगेगा कि काश मैंने साइंस ले लिया होता या मैंने आर्ट्स ले लिया होता। जो भी लोगे उसमें आपको कुछ ना कुछ कमियां फायदे में दिखेंगे। तो आपने जो डिसीजन लिया एक बार उसी के ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ो और उसी से रास्ता निकालो। और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे रास्ते नहीं निकलते, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे रास्ते निकालते हो। गाइडेंस लो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो किसी से पूछो। जरूरी नहीं है कि सारे सॉल्यूशन आपके पास हैं, आपके ऊपर सुपीरियर्स बैठे हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कहीं आपको किसी से गाइडेंस लेना है तो आप उनसे ले सकते हो, ठीक है। एक्सपर्ट होगी उनसे बात करना। बिल्कुल बिल्कुल, उसके एक्सपर्ट से आप बात कीजिए और आगे बढ़िए। हाँ। आपने बोला था बच्चों के बारे में, उसके रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि ज्यादातर पेरेंट, ठीक है, अभी जो दोनों काम करते हैं उनको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कभी कभी एक आदमी काम करता है, एक आदमी घर में रहता है, तो जो घर में रहता है तो उन्होंने बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर क्या रहता है, क्या कोई बच्चों का होमवर्क आ गया, हम बोलते बच्चों को होमवर्क करो, और बच्चों के साथ हम मोबाइल देखते रहते हैं, हाँ। तो उसका असर बच्चों पे अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आप क्या सुझाव दोगे? हाँ, तो इसके पहले भी मैंने आपसे यही कहा है कि जो हम करते हैं ना वो बच्चे सीखते हैं। बच्चा क्या कहेगा, मम्मी आप तो एंजॉय कर रहे हो और मुझे काम दे रहे हो। हाँ, बराबर। तो बच्चा वो नहीं करेगा, और अगर आपकी डांट से वो करेगा भी तो भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा कि मम्मा कुछ और कर रही है और मुझे कुछ और करने को दे रही है। आपको वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो उसके माइंडसेट में पड़ जाता है। और ये चीजें बचपन में हम सोचते हैं कि बच्चा नहीं ऑब्जर्व कर रहा, लेकिन बच्चा छोटी उम्र से आपको ऑब्जर्व करता है। और वो चीज आपको जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, तब वो बताता है कि मम्मा आपने भी ऐसे किया था। तो आपको अभी से अलर्ट रहना है, और ये हम अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं या मेरे लिए नहीं है,
इसमें पेरेंट्स का भी उतना रोल है, बच्चे का भी उतना रोल है। तो आप चाहते हो कि अगर आपके बच्चे आपके पद चिन्हों पे चले या फिर बच्चे और अच्छी प्रोग्रेस करें लाइफ में, तो आपको भी वैसा ही उनके सामने आना है। अगर आप एक कर रहे हो और बच्चे से एक की उम्मीद रखो तो ये तो मुश्किल है ना, क्योंकि बच्चा वो सीख ही नहीं रहा। ठीक है। ये हर्ष जी का एक सवाल है। हाँ जी, देखिए, मैम थोड़ा टॉपिक से हटके सवाल है। बोलिए। जैसे कि अभी मेरी 10th हुई है रिसेंटली, हम्म, तो आगे के लिए कुछ करियर की गाइडेंस मिल सकती है? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने हर्ष। मैं आपको भी और आप सब जो देख रहे हैं उनसे भी यही बात करूंगी कि देखिए, हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, इस एज में बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारे फ्रेंड्स, कोई फास्ट फ्रेंड है, उसने बोला कि मुझे ना आर्ट्स लेना है, तो तू भी आर्ट्स ले, अपन दोनों सेम कॉलेज में जाएंगे। तो ये होते हैं बड़े डिसीजन। आप क्या होते हो, भावुक होकर कहते हो हाँ हाँ चलो मैं भी आर्ट्स में ले लेता हूँ। एक का आर्ट्स में इंटरेस्ट है लेकिन आपका नहीं है, आपने दोस्ती के सहारे उसके साथ में आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, वो तो अपना एंजॉय कर रहा है, उससे अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा। तो ये क्या हुआ, आपने अपना डिसीजन उस वक्त गलत ले लिया, 2 साल अपने अपने लाइफ के बर्बाद कर दिए। अब आप कह रहे हो कि मुझे कॉमर्स या फिर मुझे आईटी में पार्ट लेना था या फिर मुझे कोई और फील्ड चॉइस करनी थी, लेकिन आप उस वक्त अटक गए। तो इसलिए आपको मेरी एक यही सलाह है कि छोटे मोटे जो डिसीजंस होते हैं वो आप मन से या दिल से ले सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि चलो मुझे मेरे साथ चलो कॉफी पीने चलना है, तो आप चले जाओ, या कभी मूवी देखने जाते हैं तो ठीक है चलो, ये बहुत छोटे छोटे डिसीजंस है। लेकिन जब बड़े डिसीजंस आते हैं लाइफ के, जैसे आपकी मैरिज का डिसीजन, जैसे आपके करियर का डिसीजन, तो इसमें आपको दिल और दिमाग दोनों से फैसला करना है, क्योंकि ये बड़े बड़े डिसीजंस आपको और पीछे ले जाएंगे। एक गलत डिसीजन, एक पैर गलत, आपको पूरी लाइफ आपको वही करना पड़ेगा जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं था। आज भी अगर आप जाके लोगों से पूछोगे ना, तो कई लोग ऐसे होंगे जो आपको ये बताएंगे कि मैं ये नहीं करना चाहता था जो आज मैं कर रहा हूं। तो कई बार हो जाता है, ठीक है, पहले जमाने में इतना नहीं था कि भाई गाइडेंस नहीं मिलता था, लेकिन आज जब मिल रहा तो उसका फायदा लो। और एक बात आपसे कहूंगी कि अपना जो वक्त है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दो। इस एज में, जैसे हर्ष जैसे बच्चे हैं, 10th 12th के बच्चे हैं, इन्हें अपना इस एज में अपना जो वक्त है बहुत अच्छे तरीके से बिताना चाहिए। आपको एक बात कहूंगी, जैसे सपोज हम कहें कि अगर 80 इयर्स अगर अपना लाइफ स्पैन है, ठीक है, उसमें अगर 20 इयर्स यानी तीसरा हिस्सा अगर हमने अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई में कर दिया, तो बाकी के जो तुम्हारे 60 इयर्स हैं वो तुम अच्छे तरीके से जी पाओगे। लेकिन ये 20 इयर्स आपने हंस के खेल के एंजॉय करके बर्बाद कर दिए, तो आपके जो आगे के जो साल है, यानी कितना बड़ा आपका जो लाइफ टाइम है, आप वो स्ट्रगल करके पैसा कमाओगे। तो ये जो आपके इयर्स है, इसमें अच्छे से पढ़ाई करो, अपने पे फोकस करो, और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से फोकस करते हो, तो आप बाकी का टाइम बैठ के अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। वरना इस टाइम बैठोगे तो अगले कुछ सालों में आपको इसी तरह से भाग दौड़ करनी पड़ेगी। मैम वो आपने टाइम के बारे में बोला, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स मिलेगा? टाइम मैनेजमेंट, देखो हर एज में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जब आपका पढ़ाई का टाइम है तब आप पढ़ाई कीजिए, और उसमें भी आप पूरा 100% फोकस अपनी पढ़ाई पे दीजिए। ये नहीं कि आपका आधा ध्यान इधर पढ़ाई में, आधा ध्यान मम्मी क्या बना रही है, आधा ध्यान फ्रेंड का क्या, फ्रेंड खेलने जा रहा है मुझे बुला रहा है, ये सब भी नहीं करना। जितना टाइम, एक टाइम टेबल बना लीजिए जिसमें थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स भी लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि दिमाग भी एक हद तक पढ़ने के बाद थक जाता है। अपना टाइम टेबल बनाइए, 1 घंटा आपने पढ़ाई की, थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाई कीजिए। जब आपका, अगर आप रूटीन से पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में सिर्फ रिवीजन करनी है, लेकिन आप रूटीन से ही नहीं पढ़ोगे तो आपका सारा जो प्रेशर आ जाएगा, आपका लास्ट टाइम एग्जाम पे आ जाएगा। तो आपको पूरा अपना बर्डन एग्जाम पे नहीं डालना है, आपको डेली पढ़ाई करनी है, और उसके बाद में जो एग्जाम का टाइम है तब को सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है? हाँ जी। जैसे कि हर्ष ने सवाल पूछा, हर्ष के लिए मैं यही बताऊंगा, जैसे मैम ने बोला था टाइम टेबल बनाना, लेकिन टाइम टेबल को फॉलो करना उतना भी जरूरी है। बिल्कुल। आपने सिर्फ टाइम टेबल बनाया, 1 दिन किया, 1 महीना किया, उसके बाद थोड़े रिलैक्स हो गए, रिलैक्स नहीं होने का। जब आपका फाइनल क्या है, जब आपकी फाइनल एग्जाम आएगी तब आप अच्छे से उसको टैकल कर सकोगे। इसके लिए आपका जो पूरा सिलेबस है वो एग्जाम के पहले वो पूरा कवर होना चाहिए, उसके बाद उसकी रिवीजन भी पहले होनी चाहिए। एग्जाम के दिनों में जितना रिलैक्स माइंड रहोगे ना आप,
उतना एग्जाम अच्छे से दे सकोगे, क्योंकि जो प्रेशर आता है एग्जाम का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपने बोला कि पूरा टाइम टेबल मैंने फॉलो किया फिर भी एग्जाम अच्छे से नहीं गई, तो क्या होता है, तो उस टाइम जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर को हमने मैनेज करना सीखना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप अपने पुराने जो 10th के टीचर है उनके साथ बैठ के उनसे सवाल पूछिए, कैसे करना, एग्जाम का प्रेशर कैसे रिलीज करना, या जो कोई भी इस चीज में एक्सपर्ट होगा उससे बात कीजिए, क्योंकि आपका अभी करियर बहुत बड़ा है। जैसे मैडम ने बोला कि आपका करियर बहुत बड़ा है, आपको बहुत कुछ अचीव करना है, और डिसीजन नहीं ले सकते ना आप, तो किसी से पूछ कर बैठो का किस चीज में करियर है, मैं किस चीज में करियर करूं, क्योंकि क्या होता है मैडम जी, कई बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मैं किस चीज में एडमिशन लूं। बच्चे फ्रेंड के या माँ बाप के कहने से करते हैं, लेकिन एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो 6-7 साल के बाद उसका यूज होना चाहिए। बिल्कुल अभी बिल्कुल फिलहाल में जो ट्रेड में चाली है वो आगे जाके में रहेगा ऐसा। बिल्कुल 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 कभी भी एजुकेशन चॉइस करना होगा ना, तो आगे 5 मतलब 6-7 साल के बाद अपना एजुकेशन कंप्लीट होता है, फाइनल एजुकेशन। तो उसके बाद उसको वैल्यू रहेगी कि नहीं, ये देख के हमने चॉइस करना है। जो चीज आपको नहीं आती उसको चैलेंज समझना चाहिए। आपको लगा अभी मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आर्ट में आपको लगा कि आगे जाके करियर नहीं होगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, उसको करियर बनाना एक चैलेंज है, और दूसरा जिसमें करियर है वो सीखना एक चैलेंज है। आपको चॉइस करना है, चैलेंज लेना है या नहीं लेना। ठीक है, जैसे मैडम आपने अभी बच्चों के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसके रिलेटेड एक और सवाल है मुझे, क्योंकि मेरा भी बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, वो यूट्यूब ज्यादा देखता है, छोटे छोटे रील्स देखता है, उसको हम चिल्लाते हैं, वो गुस्सा भी करता है, कुछ चीजें सुनता भी है, लेकिन कभी कभी उसके साथ में अकेला वक्त गवाता हूँ ना, तो कुछ मुझे ऐसी चीजें बताता है कि उस चीज में हमको पता भी नहीं थी, जैसे गैलेक्सी क्या है, वोल्केनो क्या है, ये चीज उनके लिए नहीं है, उन्होंने देखी भी नहीं, फिर भी वो बताता है कि बाबा वोल्केनो ऐसा रहता है, एक पहाड़ रहता है सीधा, उसके ऊपर से लावा पहाड़ आता है, ऐसे वो बातें करता है। तब मैं शौक होता को मैंने उससे पूछा कि तू ये सीखा कहाँ से? वो बोला मोबाइल से सीखा। अभी कभी कभी मन में ऐसा भी सवाल आता है कि मोबाइल से बच्चे अच्छे भी सीख रहे यानी बुरे भी सीख रहे, बिल्कुल उस चीज को कैसे मैनेज करें, बच्चों को क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभी डिजिटल युग है, बिल्कुल तो उसमें बच्चे उसको एक्सेप्ट करने वाले ही है, उसको बिल्कुल। क्या पूरा छोड़ने वाले नहीं है, तो उसका अच्छे यूज कैसे करना, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें थोड़ा-सा जो घर में पेरेंट हो, जैसे मम्मी घर में हो, थोड़ा-सा बच्चे पे वॉच रखे, और जो चाइल्ड के जो यूट्यूब पे जैसे चाइल्ड के जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो देखें, जैसे राइम्स वगैरह सिखाएँ। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से हम सिर्फ़ अलग-अलग चीज़ें सीखते हैं, उससे हम अच्छी चीज़ें भी, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, आपकी कविता कैसे गानी चाहिए या कैसे कविता को सुनाना चाहिए, कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ कहना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चे उससे भी सीख सकते हैं। तो आपको थोड़ा-सा वॉच रखना चाहिए, और बच्चों को कोशिश करें, देखिए बच्चों को पहले तो पता नहीं होता, आप ही उसे मोबाइल देते हैं, तो शुरू से ही उसे बताइए कि ये आपको ये कविताएँ सुननी है, या आपको अल्फ़ाबेट सीखने हैं, इनका किस तरह से फिर ये जो फ़ोनेटिक्स होते हैं वो कैसे सीखने हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से ही बच्चों को सिखाओगे, और अभी भी कोई देर नहीं हुई, बच्चों को प्रोस और कॉन्स बताओ, बच्चों को बताओ कि अगर तुम ये देखोगे तो तुम्हारी नजरों पे भी असर होगा, खराब चीजें नहीं देखनी, तुम ये देखोगे तो तुम कुछ सीखोगे। बच्चों को अगर हम सही तरीके से गाइड करेंगे तो बच्चा वही देखेगा, और थोड़ा सा मॉनिटर करो। और एक बात बताती हूँ कि 7 दिन या 14 डेज में अगर बच्चा वही देखता रहे तो उसकी आदत बदल जाती है। आदत बदलना बहुत आसान है, और इसमें मैं आप सबको भी बताऊंगी, अगर एक पौधा है, जैसे छोटा बच्चा है जो आदतें सीखता है, उसको निकालना कितना आसान है। अगर वही पेड़ बन जाए, बड़ा बन जाए, फिर पेड़ निकाल सको, पेड़ हटा सकोगे? नहीं हटा सकोगे ना। तो जब वो पौधा है तभी उसकी आदतें हटाओ, पेड़ बनने का इंतजार नहीं करो। और बच्चों से भी यही कहना चाहूंगी कि जब छोटे हो तो आदतें बदलो, बड़े होने के बाद बहुत कठिन हो जाता है। फिर भी बड़े हो गए हो, फिर भी अपनी आदतें बदलना चाहते हो, तो भी आप बदल सकते हो। सिर्फ आप एक दृढ़ निश्चय लो, आप जरूर अपनी आदतें बदलोगे और एक अच्छी जिंदगी में जाओगे। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अभी प्रणय जी का कुछ सवाल है। हेलो मैम। हेलो। मुझे ऐसा पूछना था कि आपके लाइफ में आपके हिसाब से लाइफ कैसे एंजॉय करनी चाहिए?
देखिए, लाइफ के हर पार्ट बहुत सुंदर है, आप उसको कैसे लेते हैं वैसा देख सकते हैं। जब बचपन होता है तो बचपन में अपना खेलो कूदो, जो टाइम मिलता है ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल से ही खेलना है आपको। अपने जो गेम्स होते हैं, जो छोटे-छोटे घर के अंदर इंडोर गेम्स होते हैं वो खेलो, चेस खेलो जिससे दिमाग आपका बढ़ेगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें, कहानियाँ पढ़ो, इंग्लिश की स्टोरीज़ पढ़ो, हिंदी की कहानियाँ, मराठी की, जो भी आपकी भाषा है, उसकी छोटी-छोटी कहानियाँ पढ़ो, उसके सेंटेंस लिखने की कोशिश करो। ये एक्टिविटीज़ आप घर पे करो और इस पे 100% फ़ोकस करो। ये बचपन में आप कर सकते हो। जब बड़े होते हो तो अपने एजुकेशन पे ध्यान दो क्योंकि यही आपका आगे जाके करियर बनेगा। आपकी लाइफ़ उसी पे डिपेंड है। आप जो अभी कर रहे हो ना वही आपको आगे जाके फ्रूट्स देंगे। तो अपना एक भी जो मिनट होता है वो वेस्ट नहीं करो क्योंकि आपका 1 मिनट जो वेस्ट हो रहा है वो आपकी लाइफ़ को पीछे लेके जा रहा है। तो आपको आगे बढ़ना है तो अभी भी, और एक बात याद रखो, कोई भी उम्र हो जाए उसमें आपको सीखना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों। कई बार छोटे बच्चे भी हमें कुछ सिखा देते हैं। तो सीखने की हमेशा इच्छा रखो, जैसे किसी ने कुछ सिखाया तो सीखो। और ऐसे करके आप हमेशा लाइफ के हर स्टेप में आप सक्सेसफुल रहोगे और फिर जब आप एक एज में पहुंचोगे तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी। और मुश्किलें आती हैं लाइफ में, कोई बात नहीं, उनको अच्छे से डील करो और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी से गाइडेंस लो और डील करो, चीजों को दो और बाहर निकलो और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। कोई भी एज में आप आगे बढ़ सकते हो, ये है कि आपको सही गाइडेंस चाहिए। अपने आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो किसी के गाइडेंस लो और गाइडेंस भी उससे लो जो जिससे आपको लगे कि हमें सही गाइड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड से गाइडेंस लेता है। उसकी भी एज उतनी है ना, आपकी 15-17 साल है, उसकी भी, उसको भी उतनी ही नॉलेज है। वो भी, उसकी भी गलती नहीं, वो भी आपको अपनी बुद्धि से नॉलेज देगा कि हाँ हाँ तू ये कर ले, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप किसी बड़े से पूछोगे, पेरेंट्स से पूछोगे, तो पेरेंट्स आपको सही गाइड करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया हुआ है। और ये कभी भी नहीं सुनना, आजकल कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से पूछने में कतराते हैं। पेरेंट्स से पूछना बहुत जरूरी है, वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं है। और एक बात याद रखो, एक एज में तुम्हें लगता है कि पेरेंट्स हमें मना कर रहे, लेकिन कोई तो रीजन होगा। तो बच्चों, ये नहीं सोचना कि पेरेंट्स कुछ गलत कह रहे हैं। पेरेंट्स का गाइडेंस लो, और वो सिर्फ इसलिए डरते हैं कि हमारा बच्चा कोई गलत रास्ते पे नहीं जाए, इसलिए वो तुम्हें मना करते हैं। तो कोई तर्क होगा ना, तो उनसे पूछो। और पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी बच्चों को बताओ कि आप क्यों मना कर रहे हो। आप सिर्फ ऐसे कहते हो कि नहीं करना नहीं करना, लेकिन उसके क्या नुकसान हो सकते हैं वो समझाओ ठीक से। और बच्चा अगर आपके पास आके अपनी तकलीफें बताता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चे भी, पहला स्टेप अपने पेरेंट्स को बताओ, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए अपने पेरेंट्स को जाके बताओ, वही तुम्हें सबसे अच्छा गाइड करेंगे और कोई नहीं करेगा। ठीक है। जैसे कि मैडम आपने बोला कि बच्चों ने पेरेंट्स को सभी अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए, लेकिन पेरेंट की भी एक क्या बोलते हैं उसको, उनको भी एक ऐसा आदत लगानी पड़ेगी कि बच्चों के बिल्कुल। साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। बिल्कुल। हर बार में डांटना, हर बात में टोकना, हर बात में बोलना का ये नहीं करने का। बच्चे क्या करते हैं, कतराते हैं मुंह से बात करने के लिए। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप कुछ बोल सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स का भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत, जितना बच्चे का है उतना पेरेंट्स का भी रोल है। तो पेरेंट्स को बच्चों के बीच का गैप कम करना है। गैप कम करने का मतलब ये है कि आपको बच्चा जो बोल रहा है उसको शांति से समझना है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो आपको जानना चाहिए। अगर बच्चा परेशान है तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के मन में क्या चल रहा है। उसको फ्रेंडली निकालो और उसको सॉल्यूशन दो। अगर वो परेशान है और आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो ये तो चीज ठीक नहीं है। पेरेंट्स को भी देखना है। और रोज आपका बच्चा जब आता है ना घर में, तो आपको पता चल जाता है कि आज कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ या वो खुशी खुशी आया है। रोज उससे पूछो। और बच्चे ने भी इतना कंफर्टेबल होना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ कि सारी चीजें शेयर करनी चाहिए कि मम्मा आज मेरे उस बच्चे के साथ लड़ाई हो गई, तो मम्मा को सब बताए। पेरेंट्स ने सब सुन लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। आप आते साथ ही अगर उसको बोलोगे कि तेरी तो हमेशा की प्रॉब्लम है, तू हर एक से लड़के आता है, तो वो बच्चा डर जाएगा और सब कुछ अंदर रखेगा। आपको उसको सब सुन लेना है और आपको शांत दिमाग से, क्योंकि आप मैच्योर हो,
वो बच्चा मैच्योर नहीं है अभी, उसने अभी नहीं सीखा है, आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आप उस बच्चे की जो प्रॉब्लम है, आप उस स्टेज से आगे जा चुके हो, लेकिन बच्चा नहीं, उसको समझाओ कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुमने ऐसे कह दिया तो उसको डांटना नहीं, उसको कहना ठीक है तूने ऐसा कहा ना, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार तू ऐसा नहीं कहना बच्चा। उसको प्यार से समझाओ, फिर वो उससे लगेगा कि मम्मा मेरी फ्रेंड है, पापा मेरे फ्रेंड है, तो वो सब शेयर करेगा आपसे। अगर आप उसको आते साथ ही एक थप्पड़ लगा दो या बोलो कि क्या है तेरा रोज की प्रॉब्लम है, ऐसे कहोगे तो बच्चा अपने मन की शेयर नहीं करेगा। और बच्चा ही नहीं, मैं आपसे कहती हूँ बड़े होने के बाद भी हर रिश्ते में ये गैप कम करो, चाहे सास बहू का गैप हो, चाहे पति पत्नी का गैप हो, चाहे बड़े बच्चे का माता पिता के साथ गैप हो, ये कम करो। बच्चों को अपने साथ बिठाओ, और कोई देर नहीं हुई है, आज भी आपको लगता है कि अब मेरे बच्चा मेरे से ठीक से नहीं बोल पाता, उसके साथ बैठो और बच्चे को ये बताओ कि भाई जो भी सॉल्यूशन दूंगा वो तेरे और मेरे बीच में रहेगा। कई बार बच्चों को लगता है कि पापा या मम्मी सबको बता देंगे मेरी प्रॉब्लम। आप अब उसके साथ विश्वास जीतो उनका, और आप ही उनका सॉल्यूशन दोगे। और एक बार जब आपको ये आदत पड़ जाए ना, आपके गैप कम हो गए, उसके बाद में आपके रिश्ते बहुत सुधर जाएंगे। कोई भी वक्त गलत नहीं होता। आज इसी वक्त आपको लगता है तो इसी वक्त आप जो चीज़ गलत है उसे सही करने की कोशिश करो, और अगर आपने सही कर दी तो आपको जितनी खुशी होगी उतनी खुशी मुझे भी होगी, आपसे ज़्यादा होगी कि मेरे बोलने का आप पे असर पड़ा। ठीक है? मतलब ऐसा है कि ज्यादातर बच्चों को ना डांटने से पहले उनकी बात सुननी चाहिए, बिल्कुल। उनका प्रॉब्लम समझना चाहिए। ये बच्चे की गलती हो तो डांटो, नहीं गलती हो तो उसको उसको कैसे टैकल करने का। हर बार बच्चों के साथ है ना हम नहीं जा सकते, कुछ बिल्कुल। चीजें बच्चों को भी सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज घर में लानी चाहिए, कौन सी चीज बाहर रखनी चाहिए। क्योंकि अभी बच्चों का भी लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि 2-2.5 साल के बच्चों को भी स्टडी चालू हुआ है। हमारे बिल्कुल। जमाने में कैसा था, 5 साल के बाद एजुकेशन चालू होता था, तब तक हम खेल कूद मजा कर रहे थे। लेकिन बच्चों का भी लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गया है, उनका बचपन कम हो रहा है। तो इस हिसाब से अभी उनको वैसा भी सिखाना चाहिए कि तुम्हारे जो चीजें वो तुम उधर ही सॉल्व कर सके तो उधर ही सॉल्व करने का, लेकिन अच्छे बिल्कुल तरीके से। मार झगड़ने से नहीं, उधर ही सॉल्व करना, ये भी सिखाना जरूरी, क्योंकि बच्चों को अभी उतना टाइम भी नहीं मिल रहा माँ बाप का बिल्कुल काम के बिल्कुल। वजह से। आणि अभी ज्यादातर जो घर पे माँ रहती है वो घर के कामों में इतने व्यस्त रहती है कि वो उसका प्रेशर ज्यादा लेती है, वो प्रेशर बच्चों पे दिखा देती है। उसके वजह से भी बच्चे ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, और बहुत कम उम्र के बच्चों में अभी सुसाइड का प्रमाण ज्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि अपना जो आप तो हमारे से बड़े, लेकिन उस टाइम में सुसाइड बोले तो 1-2 ही, मतलब सुनने को भी नहीं मिलता साल साल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने न्यूज लगाई, हर एक दिन के बाद किसने सुसाइड किया, किसका पेपर का एग्जाम नहीं दे पाए इसके वजह से सुसाइड किया, एग्जाम हार गया उसके वजह से भी ये दिया, बिल्कुल सुसाइड किया। बिल्कुल। उसके बाद किसी बच्चे से झगड़ा भी आया तो भी सुसाइड करते हैं बच्चे। मतलब ऐसी चीजों को कैसे बच्चों को, मतलब घर वालों ने एक्सप्लेन करना चाहिए। क्योंकि स्कूल में कैसे रहता है कि टीचर के साथ 30 या 40 बच्चे रहते हैं, हर एक का प्रॉब्लम उनको उनके पास नहीं पहुंचता। मतलब जिसका बच्चा है वो घर वालों के साथ ज्यादातर फ्रेंडली बातें करेगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप कुछ बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चा अगर फेल हो जाए, कम मार्क्स आ जाए, या जो भी आपने स्टडी अच्छी नहीं की हो, आपको लग रहा हो, डर लग रहा हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं, तो ये सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, ये आपकी लाइफ नहीं है। अगर आपका 1 साल बीच में से निकल जाता है तो क्या बड़ी बात है, कोई ऐसी बात नहीं। आपको वो साल मेहनत करके अगले साल में परीक्षा देनी चाहिए। 2 साल भी गए कोई बात नहीं, आपकी लाइफ नहीं खराब हो रही है। इतनी छोटी छोटी बातों में अगर आप इतने बड़े बड़े डिसीजन लोगे तो कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर बच्चों पर कंपटीशन का और इसका प्रेशर बिल्कुल नहीं डालिए। हर एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, बच्चा कितना कर सकता है। अगर हम कहते हैं कि पड़ोस का बच्चा 90% लाता है तो मेरा क्यों नहीं ला रहा है, ऐसा नहीं है। उनका बच्चा अलग है, आपका बच्चा अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, आपके बच्चे की कैपेसिटी अलग है। तो आपको आपका बच्चा जितना कर रहा है उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए।
और उसको उसको आप ठीक है, आप उसको प्यार से समझाइए कि बच्चा तुझे अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो, बस। इसके आगे बच्चा जो कर रहा है और बच्चे को भी कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि इसका फायदा उठाए। अपना 100% दो। उसमें अगर आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। और साथ में आपको ये भी दूंगी, डिग्री के साथ में स्किल्स भी सीखो, क्योंकि आज स्किल्स की भी बहुत जरूरत है। और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बच्चों जो आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। कितनी भी बड़ी बात हो, आप अपने पेरेंट्स के पास जाओ और बोलो। आपको थोड़ी हिचक लग रही होगी कि ये मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, पेरेंट्स को कैसे बताऊं। कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे, सुन लो, कोई बात नहीं, सुन लो, आपने गलती की, सुन लो। उसके बाद में गाइड भी वही करेंगे, आपको उस प्रॉब्लम से निकालेंगे भी वही, और कोई नहीं निकालेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए आपको जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स से शेयर करनी है, वही आपको उसमें से निकालेंगे। ठीक है? अभी अनिल जी का एक सवाल है मेरा। हाँ मैडम, हाँ मेरा बोलिए सवाल ये था कि हमारे इंडियाटिक्स एकेडमी में जी। हमारे संतोष सर और किरण सर ने एक ऑब्जर्वेशन किया, लोग ऐसे बोल सकते हैं बट वो सामने आके बोल नहीं सकते। वो उनका एक अच्छा ऑब्जर्वेशन था। हाँ। क्योंकि हमारे एकेडमी में बहुत सारे 10th और 12th के बहुत सारे लोग हैं वो उम्र के। तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया कि हमारे जो इस एकेडमी में एक ही बैच रहती है, सैटरडे और फ्राइडे और सैटरडे रहती है। जी। उस दिन हर एक बंदे ने आके आगे नंबर वाइज आके आगे एक थोड़ा सा मोटिवेशन स्पीच देना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसमें हमने भी देखा कि बहुत सारे लोगों का हुआ भी, तो उनमें एक कमी लगती है, जो कॉन्फिडेंस रहता है आगे आने के बाद। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे फ्रेंड को यानी कि हमारे एकेडमी के स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस, सबसे बड़ा वर्ड है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक दिन में ये नहीं होगा, ये आपके कई दिन लेगी, कोई बात नहीं। आज आप एक शब्द बोल रहे हो, कल 2 शब्द बोलोगे, ऐसे करते करते आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ये आप आज सोचोगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 2 महीने बाद, साल बाद आप देखोगे आप कितना अच्छा बोल रहे हो। तो बिल्कुल भी नहीं ये सोचा नहीं, आज आप इसका डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं नहीं बोल पा रहा। ये आपको आज से प्रैक्टिस करनी है, आप वर्क करो, और आप इसको साल 6 महीने बाद भी जब देखोगे आप में बहुत इंप्रूवमेंट हुई होगी। और दूसरी बात, हर एक व्यक्ति को ना भगवान ने अलग अलग क्वालिटीज के साथ में भेजा है। हर एक में सेम क्वालिटी नहीं होती। किसी को इतनी टेक्नोलॉजी आती है, किसी कोई एजुकेशन फील्ड में अच्छा करता है, कोई स्टेज पे अच्छा बोल सकता है। हर एक बच्चे में अलग क्वालिटी है। भगवान ने किसी को भी बिना क्वालिटी के नहीं भेजा, सबकी अलग अलग क्वालिटी है। तो अपनी क्वालिटी पहचानो और आगे बढ़ो। अगर आप थोड़ा कम बोल पा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, किसी आप और फील्ड में बहुत आगे जा रहे होंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं। अब हर एक फील्ड में 100% हो जाओ, ये तो होता ही नहीं। किसी में 80%, किसी में 60%, तो कोई बात नहीं, जितने आपके परसेंट बढ़ते जाएंगे आप अकॉर्डिंगली ग्रोथ करो। ठीक है? जैसे कि अनिल जी ने बोला कि हमने स्टेज डेयरिंग बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच बच्चों को देने के बोला है। जी वैसे ही हर एक बच्चे में एक प्लस पॉइंट होता है। बिल्कुल। कुछ बच्चे उसी को पकड़ के चलते हैं। इसलिए हमने क्या सोचा है, उनको ना एक क्राइटेरिया में नहीं रहने का, उनको ज्यादा सोचना। इसलिए हमने अलग अलग एक्टिविटी चालू की है। जैसे कि अभी हमारा यूट्यूब का सेशन हुआ है जी। यूट्यूब में रील बनाना या कैमरे के सामने बोलना, बच्चे ज्यादातर डरते हैं, नए बच्चे। तो उसके लिए भी हमने उनको बोला है, आपको किसी को वेबसाइट आता है, वो यूट्यूब में नहीं सीखने को इच्छा, लेकिन हम क्या बोलते हैं, सब सीखना है, सब सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको किसी एक क्राइटेरिया में बंदिश में नहीं रहे। ये बहुत बड़ी दुनिया है। इसका उपयोग करना चाहिए, इसका फायदा बिल्कुल उठाना। बिल्कुल। ऐसा हमारा एकेडमी का मोटो। हाँ, हर चीज सीखो। और हो सकता है कोई इसमें जैसे वेबसाइट बनाने में कोई बहुत आगे चला गया, यूट्यूब में थोड़ा कोई कम रहा, या फिर यूट्यूब में कोई बहुत आगे चला गया वेबसाइट में, तो आप सीख सब रहे हो, लेकिन किस में आपकी एक्सपर्टीज हो रही है, वो आपका हॉबीज या आपका जो शौक है वो तय कर होता है। ठीक है। दक्षता मैडम तो एक सवाल है मैडम। यस मैम, जैसे कि आपने कहा आप स्कूल टीचर भी रहे हैं, तो मुझे ये पूछना था कि हमारे एकेडमी में अभी सभी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, सभी लेकिन जो बच्चों में एग्जाम फेयर होता है वो बड़ों में भी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चों में है तो बड़ों में नहीं होगा। उम्र बढ़ गई है, लेकिन वो फियर नहीं जाता है। तो ये एग्जाम फेयर के लिए क्या करें?
मतलब जो होता है हाँ, काफी हाँ, बच्चों में हाँ। तो ऐसे भी होता है कि फीवर आ जाता हाँ, है, बड़ों में भी होता है वो हाँ, चीज हाँ, ना। हाँ। तो बच्चों को कैसे हम बच्चों को बड़ों को स्टूडेंट्स को कोई भी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स है उनको कैसे समझाए कि एग्जाम के जो स्कोर्स होते हैं दैट विल नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, तो ये फियर उनके अंदर से कैसे निकालें? बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए ऐसा है कि देखो फियर तो एग्ज़ाम वर्ड आया तो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो सबको वो लगता ही है कि एग्ज़ाम ले रहे हैं यानी कुछ अलग हो रहा है, मैं लिख पाऊँगा नहीं, कैसे क्वेश्चन आएँगे, कैसे नहीं आएँगे, ठीक है? तो इसमें कैसा होता है कि आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, पहले तो आप अपना जो सिलेबस होता है उसको टाइम पे अपना लर्न करना शुरू करो। जैसे इसके लिए बताऊँगी कि कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जो टीचर रोज़ सिखाती है वो पढ़ते रहो। उससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मुझे सब आता है। आज टीचर ने मुझे जो सिखाया है, मल्टीप्लिकेशन सिखाया मुझे आ गया। कॉन्फिडेंस आपका हर एक एज में आता जाता है। जैसे ही आप बड़े होते हो, कई बच्चों को मैंने देखा है कि कहते हैं कि हाँ, मुझे सारा आता है, कोई टेंशन नहीं मुझे। लेकिन फ़ियर कब आता है? 2 तरह के फ़ियर होते हैं। एक उसको आता है जिसे नहीं कुछ भी याद नहीं है या वो नहीं कर पाया। या दूसरा एक ऐसा होता है जिसे सब आता है फिर भी फ़ियर हो रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, मैं कैसे दे पाऊँगा? जबकि वो फ़ियर जो है ना वो सिर्फ़ कुछ सेकंड्स का है, ये भी याद रखो। जैसे ही आप पेपर लिखना शुरू करते हो, अपने आप ही अपने हाथ से वो पेन चलना शुरू होता है और सारा पेपर बहुत अच्छा जाता है। तो ये दिमाग से निकाल दो, ये कहो कि हाँ ठीक है मुझे कुछ टाइम के लिए हो रहा है प्रेशर, दिमाग में फ़ियर आ रहा है, ये थोड़ा टाइम चलेगा लेकिन मैं पेपर बहुत अच्छा दूँगा। और पॉजिटिव माइंड के साथ में जाओ और ये सोच के जाओ कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं डर रही हूँ लेकिन मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। कुछ क्षण के लिए मुझे होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख और आप लिख कर ही आओगे क्योंकि आपको आता है। अगर आप एडिशन का क्वेश्चन है वहाँ पे और आप डर गए और आप 2+2 नहीं कर पा रहे हो, आपको आता है वो, डर में इतने तो नहीं हो जाओगे कि आप 2+2 5 लिख के आओगे। तो आप लिख रहे हो ना आंसर, ये एक एग्जांपल है। कितना भी डर लगे अगर आंसर आता है तो हम लिख ही देंगे, ठीक है? तो आंसर आने पे भी होता है, ठीक है? इससे रिलेटेड मुझे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना है पूछिए। कि अभी जैसे मैंने कहा हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स से हमने बहुत पेरेंट्स का बात कर लिया, किड्स का बात की, सबकी बात की हमने। तो मुझे इसमें ऐसे ऐड करना है कि जो जनरेशनल ट्रॉमा चल रहा है अभी बहुत दिखाई देता है। जैसे अभी बच्चों में है बिकॉज वो उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको आ रहा है, लेकिन उनके पेरेंट्स में भी है बिकॉज वो उनके पेरेंट्स की तरफ से आया है। ये जो जनरेशनल ट्रॉमा जो है वो चलता जा रहा है, तो इसको मतलब कैसा ब्रेक लगाया एक जाए? जनरेशन ने ब्रेक लगाना हाँ, चाहिए इसको। तो ये कैसे कर सकते हैं टैकल? और ये ट्रॉमा नहीं खत्म होता है मैम बिकॉज क्योंकि हम उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं कंटिन्यूअसली। बच्चे हैं अपने ही पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के साथ रहते हैं, वो पास ऑन करते रहते तो ये ट्रॉमा कैसे टैकल करे? ये कब खत्म होगा? इसका एंड होगा जैसे जेन ज़ी भी ले रहे हैं, मिलेनियल्स ने ले लिया, उनके पेरेंट्स ने लिया, सब पास ऑन करे, तो ये कहाँ खत्म होगा? इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि देखो हर एक व्यक्ति अलग है दुनिया में, ठीक है? हर एक व्यक्ति, हमारी मम्मी अलग स्वभाव की, पापा अलग स्वभाव के, भाई बहन हम सब अलग स्वभाव के। हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, टीचर हो, हर एक व्यक्ति, हम भी यहाँ बैठे सारे अलग अलग हैं, ठीक है? एक एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक क्वेश्चन बोला, जैसे मैंने कहा कि क्या है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने थोड़ा सा गुस्से में बोला कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें देर हो गई। अब मेरे इसी वाक्य को ना सभी जन अलग अलग तरीके से लेंगे, ठीक है? जैसे ये कहे, इसको लगेगा कि मैडम कितना डांट रही है, ये कहेगा कि नहीं मैडम ने तो नॉर्मली बोला, ये बोले अरे बाप रे मैडम ने शायद मुझे ही बोला। ये सोचेंगे कि अरे ये इनको ऐसा बोलना चाहिए था कि नहीं। मतलब हर एक व्यक्ति ने अलग तरीके से लिया मेरा एक ही वाक्य। तो ऐसे ही घर में जो भी चीज होती है ना, हर एक व्यक्ति अलग 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 रिस्पॉन्ड करता है। और जब आपको पता चल जाए, इतने साल से आपको नेचर पता पड़ गया कि छोटी सी भी बात को वो व्यक्ति बहुत अलग तरीके से लेता है। गलत कोई भी नहीं होता, अलग सब होते हैं। जब सब कहते हैं ना कि जैसे आप भी सुनिए सब दर्शक कि हम कहते हैं कि ये व्यक्ति गलत है और ये सही है। गलत और सही कुछ नहीं होता, सब लोग अलग होते हैं, सारे लोग अलग अलग हैं। कि जैसे कोई कहेगा कि ये खाना, जैसे अंडा खाना गलत है और कोई कहेगा कि सही है।
तो वो उसके लिए सही है लेकिन हमारे लिए गलत है, और हमारे लिए जो सही है वो उसके लिए गलत है। तो किसी भी व्यक्ति का कोई भी चीज सही और गलत नहीं होती, हर चीज अलग होती है। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं, भाई बहन होते हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है। उसमें आप क्या कर सकते हो, जब आपको पता चल जाए कि ये ऐसे रिएक्ट करते हैं, या पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स या ब्रदर सिस्टर से रिएक्ट करते हैं, तो आप थोड़ा सा समझ लो कि ये इनका स्वभाव है। स्वभाव जो आपका बेसिक होता है वो कभी नहीं बदलता। आप बड़े हो जाओ ना, थोड़ा टाइम टेम्पररी चेंजेस आएंगे उसमें। आपने समझाया कि नहीं ये गलत है, थोड़ा टाइम ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका जो बेसिक स्वभाव है, छोटे सी चीज पे रिएक्ट कर जाना, जिसका स्वभाव है वो स्वभाव रहता है, तो गलत नहीं है, उसका वो स्वभाव बन चुका है। तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज हम अपने आप को कर सकते हैं। हम उनको कैसे रिएक्ट करें उस पर चेंज कर सकते हैं हम। थोड़ा सा इग्नोर करो, एक उनकी एज पे, या फिर एक सोचो कि नहीं वो दिल से बुरे नहीं है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट रिएक्ट कर जाते हैं। प्यार तो वो आपसे बहुत करते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं, पर उनका जो दिखाने का तरीका होता है वो शायद अलग होता है, जो हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ चीज इग्नोर करो, लेट गो करने की आदत डालो। किसी ने डांट दिया, लेट गो, कोई बात नहीं, 2 मिनट में आप फिर से मम्मी के पास जाओ। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मम्मी ने डांटा किसी चीज पे, मम्मी ने कहा नहीं ये गलत है, क्यों किया तुमने, क्यों तुमने लेट घर आए, क्यों आए लेट? तो तुम कहोगे मम्मी नहीं मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। ठीक है, हो गया, मम्मी ने डांटा, पूरा टाइम मम्मी ने डांटा, मैं बात नहीं करूंगी, ये सब नहीं करना। हो गया, वहीं पे चैप्टर क्लोज करो। थोड़ी देर बाद मम्मी के पास में जाओ, मम्मी आज क्या बनाया? मम्मी को एक हक करो, वो माँ है तुम्हारी, पापा है तुम्हारे, कोई बात नहीं। जितनी जल्दी तुम ये चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ोगे ना, उतनी ही लाइफ अच्छी हो जाएगी। छोड़ दो चीजों को, लेट गो करो। कितनी भी बड़ी चीज है, कोई भी इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको लेट गो नहीं कर सकते। लेट गो की आदत डालो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, मम्मी का, पापा का, फ्रेंड का, किसका भी, लेट गो करो और आगे बढ़ो। ये बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया मैम आपने। शायद आपको पता चल गया होगा, आपसे समझ में आया होगा कैसे क्या करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए, मतलब एज गैप कैसे मिटाना चाहिए। एज गैप के लिए क्या है कि अभी आगे की जनरेशन बढ़ रही है, नया तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो पुराने वाले लोग हैं, जो पुराने जनरेशन वाले, उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके साथ, मतलब जो बच्चे आगे के नए जनरेशन वाले, उनके साथ चलना चाहिए, तो वो गैप थोड़ा सा मुझे लगता है कम हो सकता है। बिल्कुल, हर एज को समझना होगा और ये जो गैप है वो कम करना होगा। बड़ों को भी जो जनरेशन गैप्स है उनको भी सोचना होगा कि आज बहुत अलग चीजें हैं, तो उस हिसाब से उनको भी थोड़े चेंजेस करने चाहिए। तभी तो सबने परिवार ने मिल बैठ के बातचीत करके ही सॉल्यूशन निकलता है। अगर आप बातचीत नहीं करो, आप अपने अंदर का निकालोगे ही नहीं, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा? तो ऐसे ही आप अपने आगे चल के लाइफ को अच्छा और बना सकते हो। ओके, अनिल जी का एक और सवाल है मैडम। हाँ मैडम, हमने देखा अभी की लाइफस्टाइल में कि बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं। क्योंकि जब भी देखोगे वो ऐसा टेंशन में, सुबह उठा तो भी टेंशन में रहता है, नींद सो रहा है तो भी टेंशन में सोता है। पर आपको मैंने जब से देखा हो, तब आपके सही के चेहरे पे स्माइल रहते। उसके लिए हमारे क्लास में भी बहुत सारे लोग रहते, वो टेंशन में रहते, उनके लिए क्या संदेश दोगे आप? हाँ, उसके लिए कहना चाहूंगी कि वही फिर बात आ जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती। आप जो छोटी छोटी चीजों को, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि आज मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं मिला, या फिर आज मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ, या फ्रेंड ने आज मेरे साथ ठीक से बात नहीं की, या फिर टीचर ने मुझे डांट दिया, या फिर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसको जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि ये चीजें कोई इतना मायने नहीं रखती थी। तो आज से ही सीखो कि छोटी छोटी चीजों को लेट गो करना सीखो, और कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाती है। किसी से बात करो, अपने मन में जो प्रॉब्लम्स है शेयर करो किसी से, कोई तुम्हें गाइड करेगा, और तुरंत उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो। इसका मतलब ऐसा है कि मैडम का कहने का मतलब है, जो भी प्रॉब्लम है ना उसको एंजॉय करो। प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी, लाइफ है, मतलब प्रॉब्लम चलती ही रहेगी, उसको एंजॉय करो। मतलब प्रॉब्लम आए थोड़ा सोचो, टेंशन आता है उसको भी स्वीकारना चाहिए, उसके बाद उसमें कैसे एंजॉय करना चाहिए, ये एक बात सोचना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम आएगा ना, आदमी अच्छे से एंजॉय करता, ज़्यादा डिप्रेस नहीं रहेगा, हैप्पी रहेगा। जितना हैप्पी रहेगा उतना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।
ठीक है। एक और लास्ट में एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो स्ट्रगल वर्ड है ना, वो बच्चों ने बहुत निगेटिव लिया है। स्ट्रगल बहुत अच्छा वर्ड है, आप स्ट्रगल करोगे तो ही निखरोगे, उसको पॉजिटिवली करो। स्ट्रगल मतलब क्या? मेहनत। पढ़ रहे हो तो मेहनत करो, आगे बढ़ो। कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो उसमें अपनी एक्सपर्टीज करो। तो ये मेहनत है, ये कोई बुरी बात नहीं है। इसको आप स्ट्रगल का नाम देके मैंने बहुत स्ट्रगल किया, नहीं, मेहनत की, लेकिन आपको उसका रिजल्ट भी तो मिल रहा है ना। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आपको मेहनत करनी बहुत जरूरी है। और ये जो वर्ड है जिसको स्ट्रगल समझ के आप नेगेटिव समझते हो, उसको बिल्कुल नहीं समझना। अच्छी सी मेहनत करो, आगे बढ़ो और लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करो। लाइफ बहुत सुंदर है, अच्छे से जियो, घूमो फिरो। वर्ल्ड में इतनी चीजें हैं देखने के लिए, हमारे देश में इतनी चीजें हैं देखने के लिए। एंजॉय करो अपनी लाइफ, छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, लेट गो करो। और जिससे अगर आपको लगता है कि मनमुटाव हो गया, उससे बातचीत करके सॉल्व करो। लाइफ को अच्छे तरीके से जीने का जिसको मंत्र आ गया ना, वो बहुत बढ़िया से लाइफ अपनी जी सकता है। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहूंगी। ओके, धन्यवाद मैडम, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया हमारे लिए। और मैं इन सब की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि इनके सवाल है, इनका उनका निवारण अच्छे से हुआ होगा। आज का जो हमारा इंटरव्यू है, जो सुनीता मैडम ने जो हमको ये अपने सवाल है, उसमें से एक ही सीख मिलती है कि जो बच्चे से ना फ्रेंडली नेचर, मतलब फ्रेंडली रहो। मतलब कि बच्चे अपना जो भी प्रॉब्लम है आपसे शेयर कर सके, कि उसकी वजह से वो स्ट्रेस में नहीं आएंगे, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे कि जो जनरेशन गैप है, उसके लिए भी है। जो नए जनरेशन वालों ने भी समझना चाहिए कि पुराने जो लोग हैं वो ज़्यादातर स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी उम्र उतनी रहती है ना, वो ज़्यादातर स्वीकार करने के लिए एक्सेप्ट नहीं रहती, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। और उसके बाद जो हैप्पी लाइफ है, वो तो जैसे भी प्रॉब्लम आए उसको टैकल करने का, उसमें एंजॉय करने का और आगे चलते रहने का, ज़्यादातर पॉजिटिवली सोचने का। जितना पॉजिटिवली सोचेंगे, जो भी निगेटिव सोचने वाला आदमी आपके पास आएगा, वो भी हैप्पी होके चला जाएगा। इस तरह से इस इंटरव्यू को आज हम खत्म करते हैं। धन्यवाद मैडम, और धन्यवाद आप सबका, आपने बहुमूल्य वक्त हमारे लिए दिया। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।